नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, मैं पहुंच गया हूं महाराजगंज और महाराजगंज के शहीद स्मारक में खड़ा हूं। यहां पे खड़े हैं हमारे साथ महाराजगंज के वे पत्रकार जो महाराजगंज के नब्ज को बड़े मजबूती से जानते हैं, बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं और ये जानते हैं कि महाराजगंज की राजनीति का चाल क्या है। तो आज इन्हीं से समझेंगे कि महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में जो चुनाव हो रहा है, जहां से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल चुनावी मैदान में हैं और कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर आकाश प्रसाद सिंह चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, तो इनके बीच जो मुकाबला है उस मुकाबले का असली रंग क्या होगा, महाराजगंज का सामाजिक और राजनीतिक समीकरण क्या है, महाराजगंज के मुद्दे क्या हैं, महाराजगंज पर इस बार कोई किसका दाव लगा हुआ है और महाराजगंज में जो चुनाव हो रहा है वो असल में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए, हमारे साथ जो महाराजगंज के चार पत्रकार खड़े हैं। प्रमोद रंजन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, दिलीप सिंह जी हैं, भास्कर कुमार हैं, युवा पत्रकार, और विकास जी हैं। और इन लोगों से जानेंगे कि महाराजगंज का समीकरण क्या है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है प्रमोद जी। अभी के समीकरण क्या बताया जाए। अभी तो मान लीजिए कि 4 दिन पहले सबको सिंबल अलॉट हुआ है और कांग्रेस से अखिलेश प्रसाद सिंह जो बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके पुत्र आकाश सिंह यहाँ से उम्मीदवार हैं और भाजपा से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल अपनी तीसरी बार किस्मत आजमा रहे हैं। अभी कोई समीकरण, चूँकि जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। जनता, आप सभा बुलाइए, किसी नेता का सभा आएगा तो भीड़ इकट्ठा होता है, लेकिन लोग अभी ओपिनियन देने के चक्कर में नहीं है। लोग अभी देख रहे हैं, परख रहे हैं और आने वाले समय में 2-4-10 दिनों के बाद ये स्थिति स्पष्ट होने लगेगी कि आखिर जनता चाहती क्या है। अब देखिए, 25 तारीख को यहाँ पे मतदान होना है, इसीलिए अभी जनता इस संशय में है कि आखिर चुने तो किसे चुने। दिलीप जी से जानते हैं कि क्या महाराजगंज में इस बार किस बात का हल्ला है। देखिए, महाराजगंज में हल्ला तो चुनाव को लेकर के ही है। खास करके वही लोग ज़्यादा हल्ला कर रहे हैं जो नेताओं से सटे हुए लोग हैं, जिनको सिग्रीवाल जी से अपना स्वार्थ हो, अपना मतलब हो। ये एक वो लोग सटे हुए हैं। आकाश सिंह के साथ वे लोग सटे हैं जो उनके आसपास रहने वाले लोग हैं। बाकी जो इन लोगों को छोड़ के बाकी जो पब्लिक है वो अभी साइलेंट है, कुछ कहने से बच रही है। अभी एक व्यू लेते हैं। भास्कर कुमार जी, आपको क्या लगता है महाराजगंज का चुनाव इस बार किस दिशा में जा रहा है? देखिए, इलेक्शंस के ट्रेंड को अगर देखा जाए 2014 से, यानी जब से जो ट्रेंड चेंज हो गया। इलेक्शन का ट्रेंड होता था पहले कि अमूमन इलेक्शंस से 15 दिन, 20 दिन, महीना दिन पहले इलेक्शन बोलने लगता था। अभी का जो ट्रेंड है, इलेक्शन एकदम साइलेंट हो गया। आप वोटर्स से बिल्कुल, उनसे जब बात कीजिएगा तो उनका रुख क्लियर नहीं है। वोटर्स देखते हैं कि आप किसके पक्षधर हैं और उसके हिसाब से अपने बातों को रख रहे हैं। विकास जी, आप तो नए मतलब युवा पत्रकार हैं, युवाओं का क्या हाल है? महाराजगंज के युवा इस बार किधर है? युवा का भी सेम कंडीशन वही है, अभी कोई खुलने के लिए तैयार नहीं है, अभी सारे लोग चुप्पी हैं। देखिए, महाराजगंज का चुनाव वैसे हर बार एक अलग तरीके का होता है। यहाँ से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी भी चुनाव लड़ चुके हैं और महाराजगंज की लड़ाई हमेशा दो धुरी पर होती है और इसे कहा जाता है कि यह बिहार का चित्तौड़गढ़ है। यहाँ से राजपूत प्रत्याशी अमूमन जीतते रहे हैं। 2 बार यहाँ से भूमिहार प्रत्याशी भी जीते हैं। 1991 में गिरजा देवी यहाँ से सांसद बनी थी, भूमिहार प्रत्याशी थी, भूमिहार जाति से आती थी। तो अब फिर एक बार महाचंद्र सिंह जो 98 में चुनाव लड़े थे, उसके बाद एक बार फिर महाराजगंज का मुकाबला ऐसा है जो आमने सामने होने जा रहा है। तो जब आमने सामने का ये मुकाबला होगा तो इसमें समीकरण काम करेंगे। तो प्रमोद जी से जानते हैं कि यहाँ राजनीतिक समीकरण क्या काम कर रहा है। देखिए, जो आपने बताया कि महाराजगंज से जातीय समीकरण की बात, तो ये ऐसा क्षेत्र है कि महाराजगंज से कृष्णकांत सिंह भी सांसद रह चुके हैं, महाराजगंज से रामदेव सिंह भी सांसद हुए हैं, महाराजगंज से गिरजा देवी भी सांसद हुई हैं, महाराजगंज से दरौली के कृष्ण प्रताप सिंह भी सांसद हुए हैं, महाराजगंज से चंद्रशेखर भी सांसद हुए हैं, प्रभुनाथ सिंह भी हुए हैं, उमाशंकर सिंह भी हुए हैं, अभी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल भी सांसद हैं। जनता व्यक्तित्व को पहले देखती है, पार्टी को भी देखती है। तो अभी जो हालात है, अभी जो महाराजगंज का आप ये जो जातीय समीकरण पर बांट रहे हैं, मैं अभी इसकी इस दृष्टि से नहीं देखता हूँ, क्योंकि लड़ाई सिर्फ 2 दलों की है। लड़ाई यहाँ एक दल ये है जो एनडीए खेमा है,
जिस जो अपने राम मंदिर का मुद्दा लेकर या विकास का मुद्दा लेकर या उज्ज्वला योजना लेकर, ये सारी बातों को लेकर जनता के बीच में है। दूसरी तरफ कांग्रेस है जो बेरोजगारी, महंगाई, याति मुद्दे पर अपना पक्ष रख रही है। निर्णय जनता को करना है, इसलिए अभी ये स्थिति महाराजगंज में क्या होगा ये आने वाले 5-7 दिनों के बाद ही स्पष्ट होगा। मैं जब महाराजगंज में घूम रहा था तो एक नारा बहुत तेजी से जोर पकड़ रहा था। कहा जा रहा था कि महाराजगंज में जो लड़ाई है वो कूल और फूल की है। इस पर क्या कहेंगे दिलीप जी? ये नारा कैसे? देखिए, अभी आकाश जी के आने के बाद में ये शुरू हुआ है। इसके पहले इस तरह का नारा नहीं था। फूल और कूल, पहले तो जब फूल और कूल आया तो हम समझे कि फूल मतलब टोटल, कूल मतलब मेन जड़ वाला। कूल हम पहले समझे कि फूल है मतलब टोटल, आई कूल क्या चीज़ है मैं ठंडा। तो फिर लगा चला कि नहीं, मैंने हम लोग कुल खानदान के वो हमको चाहिए, फूल को छोड़ दीजिए, मैंने कमल के फूल को छोड़ दीजिए। तो ये चुनावी स्टंट है, वो दे दिया गया है जनता में कि कुछ लोग लड़ता रहे। अभी पब्लिक नहीं बोल रहा है, एक चीज़ जरूर बोल रहा है, व्हाट्सअप खूब बोल रहा है। व्हाट्सअप जितना चैट उठाएंगे, सोशल मीडिया एकदम चिल्ला रहा है, सोशल मीडिया पर लोग अपना कमेंट्स डाल रहे हैं। लेकिन उनके भी कमेंट्स को देखिएगा तो वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अपने सांसद से मतलब होता है। भास्कर जी से जानेंगे कि एक और यहाँ पे नारा चला है कि कट्ठा के लिए बिगहा को नहीं गवाएंगे। भास्कर जी, ये क्या मामला चल रहा है? देखिए, ये तो जब चुनाव आता है तो इस तरह की राजनीतिक लोग द्वारा प्रोपगंडा एक कह सकते हैं। लेकिन अमूमन जो इलेक्शंस है, अब जो वर्तमान के दौर में इलेक्शंस हो रहा है उसमें स्थानीय मुद्दा गौण होते जा रहा है। जिस चीज़ों के लिए इलेक्शन होती है, रोजगार, विकास, महंगाई, ये सब गौण है। अब जो फेस वैल्यू पे चुनाव हो रहा है, फेस वैल्यू जैसे स्थानीय नेता के हिसाब से यहाँ नहीं हो रहा है। या तो मोदी के चेहरे पे चुनाव हो रहा है या फिर उनके अपोजिशन पार्टी के जो भी लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं मोदी को ही डिफेंड कर रहे हैं। मैं वो कह रहा हूँ कि एक नारा चला है कि कट्ठा के लिए बिगहा, ये क्या नारा है? ये सारी नारा जो है राजनीति में, मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि ये प्रोपगंडा है। इसका कोई मकसद नहीं है, क्योंकि चुनाव हमेशा, जब अभी तक जो पिछले 10-15 साल से हम लोग जो इलेक्शन कवर कर रहे हैं उसमें ये देख रहे हैं कि मेन चीज़ है कि सेंटर्स की लड़ाई जो है उस पर चला जाता है, लोकल लड़ाई तो रह ही नहीं जाती है। दिलीप जी, ये बताइए कि क्या महाराजगंज की लड़ाई इस बार भी जाति पर जाएगी क्या? मैंने देखिए, एक शब्दों में कहा जाए ना तो जाति पर तो जाएगा, ये फाइनल है। भले ही हम लोग मीडिया से रिलेटेड है तो हम लोग को एक दायरे में बंधे हुए हैं, कोई शब्द नहीं कह सकते हैं कि हम ही लोगों के शब्द को लेकर के कुछ लोग अपने आपस में बकझक कर लेंगे। तो हम लोग एक बंधे हुए हैं और हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन जातिगत समीकरण तो हावी है, ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। महाराजगंज का जातिगत समीकरण क्या है? देखिए, आप जो जाति की बात कर रहे हैं ये सिर्फ महाराजगंज पर आप मत जाइए। हम जितना खबरें देख रहे हैं या जो हम पत्रकार के हैसियत से हमें जानकारी है, ये बिहार में ही जातीय समीकरण पर चुनाव होता है। उत्तर प्रदेश में वही स्थिति आज बनी हुई है। आप महाराजगंज को ऐसा छूता नहीं है। लेकिन उसके बाद भी चूंकि सेंट्रल की लड़ाई है और जनता जागरूक है, निर्णय बड़ा सोच समझ कर देगी। समीकरण क्या है? मतलब यहाँ जातीय के समीकरण देखा जाए कि राजपूतों का वोट, भूमिहारों का वोट, ब्राह्मण का वोट, अति पिछड़े का वोट, मुस्लिम वर्ग का वोट, राजद। देखिए, मैं पूरा आपको डिटेल्स नहीं बता सकता हूँ कि किसको कितना वोट है, लेकिन एक चीज़ जरूर है कि सभी जाति का वोट है और राजपूत का भी वोट है, भूमिहार का भी वोट है, ब्राह्मण का भी वोट है, अति पिछड़ों का भी वोट है, दलितों का वोट है, मुसलमानों का वोट है, यादवों का वोट है। इसलिए ये सारे समीकरण अब कहाँ किससे अटैच होते हैं ये 5-7 दिनों के बाद ही समझ में आएगा। देखिए, अभी समय लगेगा और उसमें टाइम लगेगा। और प्रमोद रंजन जी चूंकि यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं तो ये समझ रखते हैं इस बात का कि अंतिम समय में भी दाव पलट पत्रकारों में गार्जियन के रूप में है, पत्रकारों में गार्जियन के रूप में जानते हुए भी नहीं कह रहे हैं। ये लोग कह सकते हैं। ये आप बताइए कि क्या मुद्दा हावी होने वाला है? क्या आप असेसमेंट करते हैं जब गाँव में जाते हैं? कैसा शोर सुनाई देता है? नहीं, यहाँ तो जातीय समीकरण है ही। जाति बेसिस पे तो लोग बात करते ही हैं कि हम यहाँ है वहाँ है, लेकिन यही रह गया है कि कोई खुल के ये चीज़ नहीं कहता है कि नहीं हम अभी जो जैसे आपने अभी पूछा कि कूल और फूल, तो ये तो जाहिर सी बात है जोरों शोर पे अभी सोशल मीडिया पे देखिए तो आप मुझे लग रहा है कि 100 में 90 पोस्ट तो कूल और फूल पे चल ही रहा है और कट्ठा बिगहा दोनों पे है। तो ये मुद्दा रहेगा इसमें। मोदी मैजिक काम करेगा कि नहीं महाराजगंज में? देखिए, पूरा चुनाव गणित का है। गणित जिसके पक्ष में जाएगा वो चुनाव जीत जाएगा। और गणित, इस वक्त जो गणित है महाराजगंज नहीं बिहार की, सब पार्टी अपने अपने गणित में अपना समीकरण बैठा रही है और मैथ्स हमेशा समीकरण से सॉल्व होता है। ऐसे में
आप उस समीकरण को आप भी हमसे ज़्यादा कहीं ना कहीं घूम रहे हैं तो देख रहे हैं। तो समीकरण के हिसाब से आप देखिए कि जब जब भी कहीं सवर्णों की संख्या ज़्यादा है, कहीं अति पिछड़ों की संख्या ज़्यादा है, कहीं अल्पसंख्यक की संख्या ज़्यादा है, तो उसमें जो जिस समीकरण में सटीक बैठ रहा है इस वक्त वो अपना झंडा बुलंद करने के चक्कर में लगा लेकिन मुझे जो लगता है कि चुनाव हमेशा गणित पर नहीं चलता है, चुनाव कई धाराओं में चलता है और केवल गणित आंकड़ों की गिनती गिनकर बैठ जाने से चुनाव जीता हारा नहीं जाता है। लेकिन उसके पक्ष में कहीं ना कहीं राकेश जी गणित पे ही वो सारी चीज आधारित होती है। जब तक वो आंकड़ा सटीक नहीं हो, वो गणित नहीं हो, तो उसके बाद की जिस समीकरण की आप बात कर रहे हैं उस समीकरण की शुरुआत उस गणित से ही होती है। क्योंकि सबसे पहले जब बिहार में कास्ट सर्वे हुआ, कास्ट सर्वे होने के बाद एक डाटा आया सबके पास। अभी तक सारे लोग हवा में थे कि कौन सा डाटा किसका है, कौन सा डाटा। उसके बाद सेकेंड रूमर ये बना कि ये डेटा ही गलत है, इसमें मैनिपुलेट किया गया इस डेटा को, इसका पब्लिशिंग गलत है। तो उसके हिसाब से जैसे जहाँ जो बाहुबल में है जिस संख्या का, उस हिसाब से उसके विपक्ष कहते हैं कि ये मैनिपुलेटेड डाटा के हिसाब से अपना आंकड़ा बैठा रहे हैं। ऐसे में जो आप कह रहे हैं उसके पीछे के तर्क को जाइएगा तो बड़ा गंभीर है। अब उतना डीप में नहीं जाते हैं, ये पूछते हैं कि मोदी मैजिक यहाँ चलेगा कि नहीं चलेगा। देखिए राकेश जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बताइए कि ये पूरा चुनाव जो चल रहा है, कोई किसी चरण में धर्म के नाम पर ये चुनाव चल रहा है, किसी चरण में आरक्षण के नाम पर चल रहा है, किसी चरण में मंगलसूत्र के नाम पर चल रहा है। और जहाँ जहाँ इस तरह के मुद्दे अगर आ रहे हैं तो इस मुद्दों पर आप कहाँ जातीय समीकरण को जोड़ पाते हैं और कहाँ किसी और समीकरण को जोड़ पाते हैं। ये तब निर्णय होगा जब ये चुनाव का 2-4 दिन समय रह जाएगा, तब स्पष्ट होकर पाएगा कि यह चुनाव राष्ट्रीय मुद्दा पर लड़ा जा रहा है कि क्षेत्रीय मुद्दा पर लड़ा जा रहा है कि जातीय मुद्दा पर लड़ा जा रहा है, तब ये क्लियर होगा। अच्छा दिलीप जी, ये बताइए कि क्या मुद्दा होना चाहिए, महाराजगंज का मुद्दा क्या है जो नेताओं ने आज तक पूरा नहीं किया। देखिए, सच पूछा जाए ना तो जैसे शिक्षा, चिकित्सा की बात की जाए तो ये जो क्षेत्र है ना, छपरा, सीवान, गोपालगंज, सारण प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। यहाँ का शिक्षा व्यवस्था सबसे चौपट है। ग्रेजुएशन 3 साल का कोर्स 7 साल में कंप्लीट होता है, इस पर किसी का ध्यान नहीं गया है। नहीं, यह मुद्दा उठा है। और ज्वलंत मुद्दा में लीजिएगा तो अभी केंद्र का चुनाव है, तो हम राज्य स्तर वाली मुद्दा की बात तो करेंगे नहीं। यहाँ मेन मुद्दा को महाराज को जिला बनाने का था, तो फिर अभी चर्चा करेंगे नहीं, चूँकि ये राज्य की चीज़ है, कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मुद्दा मेजर वही है। और महाराजगंज में देखेंगे यदि तो अभी हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर लोग भी हैं, लेकिन समय से कोई ड्यूटी नहीं करता है। सच्चाई यही है। तो यानी कि जो लड़ाई है महाराजगंज की वो भी मोदी विरोध और मोदी के पक्ष में ही होगा। देखिए, पूरे देश का निगाह जो है ना, वो तो उसमें तो मोदी से लड़ रहा है सब कोई, सारे पार्टी और एक तरफ मोदी। ये तो फाइनल है। अभी तक मोदी मैजिक लोग कहते हैं कि मोदी के नाम पर सब लोग जीत रहे हैं, तो मोदी मैजिक है तभी ना लोग जीत रहे हैं। प्रमोद जी, आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि महाराजगंज का मतलब क्या होना चाहिए। जैसे इतने दिनों का इतना बड़ा क्षेत्र है, क्या यहाँ की जनता चाहती क्या है, आपने क्या अनुभव किया है? देखिए मुझे तो ये लगता है कि जिस तरह ये 1952 से संसदीय क्षेत्र है, और आप देखिए तो पूरे बिहार में जो भी संसदीय क्षेत्र हैं वो करीब एक वाल्मीकि नगर को छोड़कर सब जिला का दर्जा प्राप्त हो चुका है। लेकिन ये तो दुर्भाग्य है महाराजगंज का, या यहाँ का जो कहिए कि जनप्रतिनिधियों का ये मुद्दा नहीं रह पाया, ये जिला नहीं मिल पाया। इसको तो बहुत पहले जिला हो जाना चाहिए था, और जब ये जिला होगा तब ये महाराजगंज संसदीय क्षेत्र तो इस तरह भी विख्यात है, चंद्रशेखर लड़े इसलिए भी विख्यात है, और लोग लड़े इसलिए भी विख्यात है। तो अगर ये जिला हो जाएगा तो और इसका विकास तेजी से होगा। अच्छा जी, ये बताइए भास्कर जी कि क्या बाहरी और भीतरी का भी कोई मुद्दा है क्या? आकाश सिंह बाहर से आए हैं, अरवल निवासी हैं। देखिए, अमूनन महाराजगंज में जितने भी प्रतिनिधि आए हैं अभी तक, अगर इसको हटा दे तो बाहरी और भीतरी का मुद्दा बहुत मायने है। अगर ऐसा होता तो चंद्रशेखर जी कभी इस मिट्टी से जीत के नहीं जाते, ऐसा होता तो राम बहादुर बाबू कभी जीत के नहीं जाते, ऐसा होता तो कृष्ण प्रताप सिंह नहीं जीत के जाते। तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं, ऐसे अनगिनत। राम बहादुर सिंह तो इसी कंस्टिट्यूएंसी के थे, माझी के। मतलब फिर भी आप जहां तक स्थानीय की बात कर रहे हैं, जब स्थानीय एक लोकल स्तर पे जब हम बात कर लोकसभा क्षेत्र, आप वैसे जब काउंट कीजिएगा तो पूरा लोकसभा बहुत बड़ा क्षेत्र है, और अब प्रॉपर महाराजगंज शहर से तो लोकसभा नहीं जाना जाता है नहीं। तो ये स्थानीय, और सबसे बड़ा चीज है कि जब बिहार और
प्रदेश की बात होती है, सारे लोग कहीं ना कहीं उससे जुड़े हैं, तो वहाँ पे ये मुद्दा नहीं है। मुझे नहीं लग रहा कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, महाराजगंज का मुद्दा वही है जो देश का मुद्दा है, यानी कि मोदी विरोध और मोदी के पक्ष में यहाँ मतदान होते दिख रहा है। आकाश प्रसाद सिंह और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल में कौन जीतेगा बाजी, ये मतदाताओं के हाथ में है और ये तभी पता चलेगा जब मतदान नजदीक आएगा। महाराजगंज के पत्रकारों ने जो समझा है, जो सोचा है, वो आपके सामने रखा गया है। आगे जब हम मिलेंगे तो आपको महाराजगंज से जुड़ी और खबरें भी बताएंगे, बिहार की भी खबरें बताएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।